हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जनन बायोलॉजी के सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं। इसमें से कहा गया पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल इसमें से पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए। तो आइए बोला गया पहला सवाल कि जीवों को नई संतति उत्पन्न करने के लिए अर्थात नई पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, उत्पन्न करने के लिए क्या जरूरी है, अर्थात जनन जरूरी है। क्या जरूरी है? जनन। अर्थात कहा जा सकता है कि जीवों को नई पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए हमें बच्चे का जन्म बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आगे जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। समझ में आ गया होगा। यदि माना कि मृत्यु दर बढ़ रही है और जन्म हो ही नहीं रही है, यदि मृत्यु दर बढ़ रही है और जन्म नहीं हो रही है तो फिर क्या हो जाएगी? जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। यदि जन्म की दर ही बढ़ रही है और मृत्यु दर यदि घट रही है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, बिल्कुल रूप से। आइए अगला दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में बोला गया है कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो जनन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। जैसे कि आप देख सकते हैं इन फिगर में क्या है? इन फिगर में है अलैंगिक जनन और इन फिगर में क्या है? लैंगिक जनन। इसमें क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 विभिन्न प्रकार के लिंगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से आपको यहाँ पर पता चलता होगा एक छोटी सी यहाँ पर जो है इसको कहा सकते हैं स्त्रीकेसर लिंग, और दूसरा को एक यहाँ पर जो पीला कलर का है इसको कह सकते हैं क्या? पुंकेसर। क्या कह सकते हैं? पुंकेसर। तो स्त्रीकेसर, पुंकेसर 2 अलग अलग प्रकार के लिंगों की जरूरत पड़ती है इसमें से, ठीक है। तो इसको कहा सकते हैं लैंगिक जनन। इसमें आप इस फिगर में देख सकते होंगे कि जनन के लिए किसी विशेष प्रकार के लिंगों की जरूरत नहीं पड़ी। गुलाब के लिए भी जनन के लिए लिंगों की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे उसके तना को काट के लाओ, लगा दो, गुलाब अपने आप फल जाएगी, ठीक है, गुलाब का पेड़ अपने आप लग जाएगी। गन्ना में भी वही हाल होती है, गन्ना के तना को काट के लाइए, लगा दीजिए, गन्ना अपने आप फलने लगेगी। आलू में भी वही हाल होगी, ठीक है, सब में वैसा ही होती है। तो इसमें लैंगिक जनन की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के लिंगों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल बताइए कि अलैंगिक जनन में संतति होती है। अलैंगिक जनन में क्या संतति होती है? अलैंगिक जनन में यहाँ पर क्या संतति होती है? समान होती है। क्या होती है संतति? अलैंगिक जनन में संतति होती है समान, भिन्न, आंशिक समान, कोई नहीं। अलैंगिक जनन में बोला गया है कि जो उत्पन्न संतान होते हैं वो हमेशा क्या होती है? समान होती है, भिन्न होती है। तो समान ही होती है। कभी देखे हैं गन्ना के पौधा से आलू निकलते हुए? कभी नहीं देखे हुए होंगे। आलू के पौधा से कभी गन्ना निकलते हुए नहीं देखे होंगे। अर्थात इनका संतान हमेशा समान होती है, इनका भी संतान समान होती है, इनका भी संतान वही समान ही होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 4, लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? बताइए लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? तो इसमें से कितने जनक हैं? 2 जनक है। कितने जनक? 2 जनक। एक जनक बीच वाले जिसको स्त्रीकेसर कहते हैं, और एक साइड वाले जिसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो इसमें लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? 2 जनक। कितने जनक? 2 जनक। आइए सवाल नंबर 5 बताइए, स्पाइरोगायरा में कौन सा जनन पाया जाता है? स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? एक प्रकार का, यही स्पाइरोगायरा शैवाल है। इनकी कोशिकाओं का संरचना ऐसा होती है। कैसा होती है? ऐसा होती है। स्पाइरोगायरा देखने में ऐसा लगता है शैवाल के जैसा। इसमें कौन सा जनन पाया जाता है? तो आपसे पूछा जाता है सवाल, ध्यान रखिएगा, स्पाइरोगायरा में कौन सा जनन होती है? तो जल्दी से बताइए, स्पाइरोगायरा में कैसा होती है? संलयन होती है। कैसी जनन होती है? संलयन। एक दूसरे से जुड़ करके जनन की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, संलयन होती है। आइए अगला सवाल का जवाब बताइए। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 6। इसमें बताइएगा, सवाल नंबर 6 में बताइएगा कि ईस्ट में जनन किस प्रकार होती है? ईस्ट में जनन कैसा होती है? तो बताइए, ईस्ट में आपको दिख रहा होगा, ईस्ट में क्या होती है? कलिका फूटती है। जरा देखिए तो ईस्ट में, यही तो ईस्ट का संरचना है। ईस्ट में देखिए एक छोटा सा कलिका फूट रही है। क्या फूट रही है? बाहर में यहाँ पर एक छोटा सा कलिका फूट रही है। इतना फूटी, फिर धीरे धीरे फूट करके ये अलग हो गई ना, अर्थात कलिका फूट करके ये वो अलग होती है। तो कह सकते हैं कलिका जनन। क्या कहेंगे इसको? कलिका जनन। ईस्ट में कैसा जनन? कलिका जनन। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, ईस्ट कहते किसको है? ईस्ट उसी को तो कहते हैं जिससे एल्कोहल बनाया जाता है। एल्कोहल बनाया जाता है, यही तो ईस्ट है ना। एल्कोहल बनाया जाता है जो कि एक
छोटे छोटे रवा कणों के रूप में होते हैं, कणों के रूप में होते हैं। इसी से क्या अल्कोहल अर्थात शराब का निर्माण किया जाता है। इसको सड़ाने में हम लोग प्रयोग करते हैं, सड़ाने में या फिर भोजन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट या खमीर का। ठीक है, आइए अगला सवाल बताइएगा, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? पूछा जाता है ये सब सवाल, ध्यान में रखिएगा। ईस्ट का जनन, ईस्ट में किस प्रकार के जनन है ना, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार के जनन, ये सब सवाल ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होती है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन जनन होती है। जरा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम है, एक से कई विखंडित हो गई, यहाँ पर पूरा विखंडित हो गई, इधर से उधर बिखर गई। इसमें कैसी जनन? बहुविखंडन जनन होती है। ठीक है, आइए अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है? तो अमीबा में कैसा जनन पाया जाता है? तो अमीबा में द्विविखंडन जनन पाया जाता है। इसमें द्विविखंडन जनन होती है। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर एक अमीबा है, अमीबा में क्या दो भागों में यहाँ टूट रही है, दिख रही है, और दो भागों से फिर यहाँ पर अलग हो गई, दोनों भाग क्या हो गई? अलग हो गई। अमीबा में ये दोनों भाग क्या हो गई? अलग हो गई। इसीलिए अमीबा में कैसी जनन होगी? द्विविखंडन। कैसी? द्विविखंडन। आइए अगला सवाल बताइएगा, पौधे में बीजों से होने वाला जनन क्या कहलाता है? इसे बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। तो पौधों में जब जनन होंगे तो क्या कहेंगे? वनस्पतिक जनन, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा है? अलैंगिक जनन है। इसमें लिंगों की जरूरत नहीं होती है, तो अलैंगिक जनन। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल का जवाब दीजिए, गुलाब में प्रबंधन किससे पाया जाता है? गुलाब में प्रबंधन मतलब समझते हैं? उसके तना को लगाएंगे, तो उसके तना को देखिए, गुलाब का ये तना है, गुलाब के तना को तोड़ लिए, तोड़ने के बाद इसको लगा दिए, कहाँ पर? यहाँ पर लग गया, और लगने के बाद देखिए गुलाब फल गया, गुलाब फल गया। गुलाब का प्रबंधन किस में होती है? बीज में, कलम में, बीजाणु में, जड़ में? जड़ को लगाया जाता है? नहीं, किसको? तना को लगाया जाता है। तो तना को लगाना कलम कहलाता है। क्या कहलाता? कलम, अर्थात कॉलम लगाना। कॉलम लगाना, वो लिखने वाला पेन का बात नहीं कर रहा है, वो कॉलम लगाना, किसी तना को लगाते हैं तो उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, उसको जनन किया जाता है। ठीक है, तो गुलाब का प्रबंधन किस में होता है? गुलाब का प्रबंधन मतलब जन्म, प्रबंधन मतलब जन्म। जन्म कहाँ होती है? कलम के द्वारा। किसके द्वारा? कलम के द्वारा, तना के द्वारा। आइए अगला सवाल बताइएगा, आलू का प्रवर्धन किससे होती है? तो आलू का प्रवर्धन किससे होती है? जरा बताइएगा, आलू का प्रवर्धन किससे होती है? आलू का प्रवर्धन होती है कंद से। किससे होती है? कंद। इसी को तो कहते हैं कंद, कहते हैं ना। इस कंद से क्या निकलती है? आलू। क्या निकलती है? आलू। तो आलू का प्रवर्धन कंद से होती है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, ब्रायोफाइलम का प्रबंधन किससे होता है? तो ब्रायोफाइलम का प्रबंधन किससे होती है? बताइए, पत्तियों के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, बीज के द्वारा? तो किससे होती है ब्रायोफाइलम का प्रबंधन? इसमें होती है पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। देखिए, पत्तियों के द्वारा ही तो जनन हो रही है, निकल रही है छोटा छोटा भाग। देख पा रहे हैं? ब्रायोफाइलम में पत्तियों के द्वारा क्या निकल रही है? छोटा छोटा भाग। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, मनुष्य में जनन किस प्रकार का होता है? मनुष्य में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, वनस्पतिक, द्विखंडन? तो मनुष्य में हमेशा लैंगिक जनन होती है। कैसी जनन? लैंगिक जनन। इसमें से क्या रहते हैं? मेल गैमेट रहते हैं। क्या रहते हैं? मेल गैमेट। किसके द्वारा? शुक्राणु द्वारा। और फीमेल गैमेट किसका? अंडाणु के द्वारा। किसके द्वारा? अंडाणु द्वारा। इसीलिए इनका जन्म होते हैं। क्या होते हैं? जन्म होते हैं। कैसे होते हैं? मेल गैमेट शुक्राणु और फीमेल गैमेट अंडाणु के द्वारा, अर्थात दो लिंगों की जरूरत पड़ी, इसीलिए लैंगिक जनन। क्या कहलाएंगे इसमें? इसको कहेंगे लैंगिक जनन। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए, इसमें कमेंट बॉक्स में इसको छापिए। तो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, आप सभी को पता होगा शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जल्दी से बताइए, शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होंगे? ये विरिसन से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से होते हैं? ये विरिसन से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। यही तो विरिसन है। विरिसन में शुक्राणु बनते हैं, बनने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा एक विरिसन नालिका। ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा, गुच्छेदार ऐसे संरचना, ये सब विरिसन नालिका है। ठीक है, इस नालिका में विरिसन से बना शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व होने के बाद ये विरिसन नालिका, इसको कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक के द्वारा आगे की ओर जाते हैं। कहाँ पर? प्रोटेस्ट ग्लैंड के पास आगे पुरस्थ ग्रंथि के पास जाते हैं। उसके बाद फिर आगे किससे? सीसन से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? सीसन से निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो जवाब क्या आएगी? विरिसन। क्या होगी? विरिसन। अगला सवाल बताइए, अंडाणु उत्पन्न होते हैं, अंडाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आप सभी को पता है अंडाणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, यहीं से तो अंडाणु बन रहे हैं, फॉलिकल टिश्यू से। अंडाणु बनते हैं फॉलिकल टिश्यू, अंडाशय के फॉलिकल टिश्यू, अंडाशय के फॉलिकल टिश्यू अर्थात मादा जनन अंग में पाए जाने वाले अंडाशय में फॉलिकल टिश्यू, उससे अंडाणु का निर्माण होती है। और इस रास्ते के द्वारा फैलोपियन नालिका के द्वारा कहाँ आते हैं? ये कहाँ आते हैं? गर्भाशय में। कहाँ आते हैं?
गर्भाशय में। इसलिए अंडाणु का उत्पन्न कहाँ होती है? अंडाणु का उत्पन्न किससे होती है? अंडाशय से, गर्भाशय से नहीं, अंडाशय से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, अंडाशय में फॉलिकल टिश्यू के द्वारा, फॉलिकल उत्तक के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में जवाब दीजिए, मनुष्य में निषेचन कहाँ होती है? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होगी? जल्दी से बताइएगा। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी? निषेचन कहते किसको है? निषेचन उसी को कहते हैं जब अंडाणु शुक्राणु से जाकर मिलकर युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। जब अंडाणु शुक्राणु से मिलकर युग्मक बनाते हैं, इसीलिए वहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? जब मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया होती है जब अंडाणु शुक्राणु से मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। तो कहाँ होगी? ये फाइलोपियन नालिका में होती है। कहाँ होती है? फाइलोपियन नालिका में, जहाँ पर अंडाणु में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु आते हैं और आकर के क्या करते हैं? निषेचित कर देते हैं। शुक्राणुओं का आकार कैसी होती है? ऊपर हेड और पीछे पूंछ की तरह, तो शुक्राणुओं का आकार होती है। ठीक है, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से होगी? फाइलोपियन नालिका से। किससे, कहाँ पर होगी? फाइलोपियन नालिका में होगी। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, वृषण में, फाइलोपियन नालिका में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर आप सभी को पता होगा ना, यहाँ पर फाइलोपियन नालिका में भ्रूण का निर्माण होता है, क्योंकि यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अंडाणु शुक्राणु से आकर के क्या होते हैं? मिलते हैं, युग्मक बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो युग्मक धीरे धीरे आकर के कहाँ प्रत्यारोपित होते हैं? गर्भाशय में। कहाँ होते हैं? गर्भाशय में, और यहीं पर गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। मनुष्य में गर्भकाल की अवधि कितना दिन तक होती है? आप बताइए। मनुष्य में गर्भकाल समझते हैं, अर्थात भ्रूण का विकास। आप सभी को पता होगा ना कि ये मनुष्य में भ्रूण का विकास गर्भकाल ही तो कहलाती है। आप सभी को पता होगा। ये फिगर बनाना आप लोग सीख जाइएगा, पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य में, यहाँ पर भ्रूण, गर्भाशय में भ्रूण का जो विकास होती है वो कितने दिनों तक होती है? ये 9 महीनों तक होती है। कितने महीने तक? 9 महीने तक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 9 महीने। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए कि जनन का मूल उद्देश्य क्या है? वृद्धि, संतति करना, पोषण करना, रक्षा करना। तो बताइए, 19 नंबर सवालों का जवाब बताइए। संतति करना मतलब संतानों का उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना मतलब संतान उत्पन्न करना। जनन का मूल उद्देश्य तो यही होता है ना, लेकिन आजकल के लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं इसके बारे में। जनन का मूल उद्देश्य वो नहीं, जनन का मूल उद्देश्य वो है। आप लोग तो समझदार है, ये है ना। लेकिन जनन का मूल उद्देश्य क्या है? आप सभी को पता है, संतान उत्पन्न करना। आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही सब पर ध्यान देते हैं। हम समझ रहे हैं आप सभी के बातों को। ठीक है, इस सब पर ध्यान मत दीजिए, पढ़िए लिखिए, जीवन में महान बनिए, उसके बाद फिर आप जनन करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए कि अलैंगिक जनन में जानिक परिवर्तन क्या होती है? अलैंगिक जनन में क्या जानिक परिवर्तन होती है? नहीं होती है, अधिक होती है, अनियमित होती है, कभी कभी होता है। बताइए, 20 नंबर सवाल का जल्दी जवाब दीजिए। अलैंगिक जनन में जानिक परिवर्तन होता है मतलब कि बताइए कि आलू से क्या कभी देखे हैं गन्ना निकलते हुए? सेम ही रहता है ना, उसका परिवर्तन कभी नहीं होता है, अर्थात नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए, 21 नंबर में बोला गया कि हाइड्रा में जनन होता है। हाइड्रा में जनन कैसे होती है? मुकुलन द्वारा। कैसे होती है? मुकुलन द्वारा। कैसे होती है? हाइड्रा में जनन कैसे होती है? द्विखंडन। लैंगिक जनन अलैंगिक नहीं होती है, द्विखंडन नहीं होती है, बीजाणु जनन, कलिका जनन। कलिका जनन को ही कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन, अर्थात कलिका निकलते हैं। देखिए, छोटा छोटा कलिका निकल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे निकल रहे हैं, ये दोनों कलिका फिर अलग हो गए ना। यही हाइड्रा है। तो आप हाइड्रा में ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना है। हाइड्रा में कौन सा जनन होती है? कलिका जनन। बिल्कुल सही। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा जनन पौधे में तेजी से किया जाता है? कौन सा जनन पौधों में तेजी से होती है? तो ये कौन सा जनन होती है पौधों में तेजी से? पौधों में तेजी से होती है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन तेजी से होती है। अलैंगिक जनन के लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। आप ही बताइए, सबसे लंबा जनन यही ना हुआ? तो अलैंगिक जनन तुरंत हो गया। लगाएं कॉलम लगाएं कि तुरंत क्या उसे पौधे जड़ वगैरह निकलने लग गया। ठीक है, इसीलिए अलैंगिक जनन तुरंत हो जाती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? आप सभी को पता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करेगा? ये तो निर्भर करेगा पुरुषों पर ना, यानी कि पिता पर ही निर्भर करेगा। पिता पर ही लिंग का निर्धारण करेगा। आप ही बताइए जरा, यहाँ पर बताइए, मादा का क्रोमोसोम कौन सा लिंग क्रोमोसोम? XX, और नर का लिंग क्रोमोसोम XY। बताइए,
अब जब ये दोनों मिलेंगे, इसका एक्स क्रोमोसोम, इसका एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, तो एक्स वाले ये आए या एक्स वाले ये आए तो बात तो सेम ही है ना। दोनों में से कोई भी आ जाए, क्रोमोसोम तो सेम ही है, लेकिन पुरुष पर निर्भर करेगा कि एक्स वाला आएगा कि वाई वाला। एक्स वाला आएगा तो मादा होगी, क्या होगी, मादा होगी। यदि वाई वाला आता है तो क्या होगी, गर्ल होगी। क्या होगी, गर्ल, मतलब कि मादा क्या होगी, नर होगी। क्या होगी, नर होगी। वाई वाला आएगा तो नर इसमें होगा। इसीलिए कहा जाता है कि नर युग्मक, अर्थात नर बच्चे नर पैदा होंगे या मादा पैदा होंगे, इस पर क्या निर्भर करते हैं, ये पिता पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, पिता पर। बिल्कुल, इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल बताइएगा। बाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो बाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जल्दी से बताइए, बाई गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है। बाई गुणसूत्र पुरुष में पाए जाते हैं। स्त्री में क्या पाए जाते हैं, एक्स एक्स, पुरुष में एक्स बाई गुणसूत्र, ठीक है। तो बाई गुणसूत्र किस में, पुरुष में पाए जाते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल का जवाब दीजिए। एक्स गुणसूत्र किस में पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र किस में पाया जाता है, आपको इसका आंसर पता होगा। स्त्री में, पुरुष में, दोनों में पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों में होती है। किस में होती है, करोड़ों में होती है। जब वृषण नालिका से शुक्राणु निकलते हैं तो इसकी संख्या करोड़ों में होती है, ठीक है। लेकिन अंडाशय तक कोई एक ही शुक्राणु पहुंच पाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। अब क्यों नष्ट होते हैं, क्योंकि मादा जनन अंग के ये गर्भाशय वाले भाग है। मादा जनन अंग के ये गर्भाशय वाले भाग है, ठीक है। गर्भाशय वाले भाग में अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल। उसी अम्लता के कारण, गर्भाशय की अम्लता के कारण कई सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। उनमें से एक ही शुक्राणु कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ तक, अंडाणु तक, और उसके बाद फिर जाकर युग्मक बनाते हैं, आगे आइए, आगे बताइए। तो अंडाणु की संख्या कितनी होती है, 1 प्रति चक्र, 100 प्रति चक्र, करोड़ों, लाखों, बताइए। प्रति चक्र 1 अंडाणु, कितने अंडाणु, 1 अंडाणु। देखिए कितना अंडाणु यहाँ पर निकल रही है, आप ही बताइए, एक ही ना निकल रही है। इसीलिए प्रति चक्र का मतलब समझते हैं, महीना, मासिक चक्र जिसको कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, MC इसको कहा जाता है, जो 28 दिन में रिपीट होती है, ठीक है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। तो प्रति चक्र एक ही अंडाणु निकलती है, 28 दिन में एक ही अंडाणु निकलती है, जो शुक्राणु का इंतजार करती है कि एक शुक्राणु आकर के युग्मक बनाए, युग्मक बना करके भ्रूण बनाए, और भ्रूण बना करके फिर से गर्भाशय में जाके प्रत्यारोपित हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर 9 महीने के बाद बच्चा का निर्माण हो जाएगी, ठीक है। बच्चा बाहर निकल जाएंगे, तो बाहर निकलेंगे तो बच्चा कहलाएंगे, लेकिन अंदर रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, भ्रूण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, भ्रूण कहलाएंगे। जल्दी से आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए कि मानव के गर्भाशय में भ्रूण का विकास किससे होता है, मानव शरीर के गर्भाशय में भ्रूण का विकास किससे होता है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग के इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन पहले जवाब देते हैं इसका। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। पौधों में फल बनने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधों में फल कैसे बनती है, बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों में परागन पहले क्या है समझते हैं। परागन क्या है, निषेचन क्या है, अंकुरन क्या है। परागन का अर्थ होता है कि पौधे के ये परागकोश से कहाँ तक, पौधे के परागकोश से कहाँ तक, पौधे के परागकोश से अस्त्रिकेसर के वर्तिकाग्र तक जब परागकण पहुंचता है तो कहलाता है परागन। क्या कहलाता है, परागन। लेकिन यहीं पर फल नहीं बनती है, बल्कि परागकण फिर पराग नालिका के द्वारा नीचे गति करती है, पराग नालिका के द्वारा नीचे गति करके नीचे आती है। यहाँ पर जब बीजांड से मिलती है तब कहलाते निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। और यहीं पर फल का निर्माण होती है, ठीक है। तो पौधे में फल बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निषेचन। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। परागन में कितने प्रकार के होते हैं, तो परागन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्वपरागन और एक परपरागन। अर्थात एक फूल से दूसरे फूल पर जाते परागन होते हैं। पहला स्वपरागन में मतलब कि पहले फूल में ही हो जाते हैं, एक ही फूल में हो जाते हैं, एक ही फूल में होते हैं तो स्वपरागन, दूसरे फूल में होते हैं तो परपरागन, ठीक है। जैसे कि दूसरे फूल में कैसे होते हैं, ये हवा के द्वारा, मक्खियों के द्वारा भी हो सकते हैं, हवा के द्वारा और मक्खियों के द्वारा भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मक्खियों के द्वारा परागन हो रही है, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल में, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगी, परागन का कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन। अगला सवाल का जवाब दीजिए। मधुमक्खी द्वारा परागन कहलाता है, मतलब मधुमक्खी के द्वारा भी परागन हो रहा था, वो कौन परागन हो रहा था,
पता है ना, कीट परागन क्या कहलाता था, कीट परागन, क्योंकि कीटों के द्वारा परागन हो रही है। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। निषेचन के बाद बनता है, निषेचन के बाद क्या बनता है? जब निषेचन होती है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होती है, किससे होती है? इसमें निषेचन होती है इसमें निषेचन होती है अंडाणु और शुक्राणु में युग्मक बनाते हैं। तो निषेचन के बाद क्या बनते हैं? भ्रूण का निर्माण होती है। अब भ्रूण फिर आकर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाते हैं और बच्चे का निर्माण करते हैं। आइए अगला सवाल बताइएगा। सवाल नंबर 32 बताइएगा कि पादप में लैंगिक जनन का पहला चरण है। पादप में लैंगिक जनन का पहला चरण कौन सा है? लैंगिक जनन का परागन, निषेचन, अंकुरन। पहला चरण परागन ही तो होगी ना, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो ये परागन ही तो हुई, पॉलिनेशन जिसको कहा जाता है। तो पहला चरण क्या हो जाएगी? परागन होगी। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा। मनुष्य में जनन अंग किस आयु में विकसित होते हैं? मनुष्य में जनन अंग किस आयु में विकसित होते हैं? जनन अंग बताइए। तो किस आयु में विकास कर जाते हैं, विकसित होते हैं? ये जन्म के समय, किशोरावस्था में, और वृद्धावस्था में, बाल्यावस्था में। तो आप मनुष्य का जनन अंग बता दें, किशोरावस्था में विकसित होते हैं। जैसे कि मादा में अर्थात लड़कियों में जनन अंग विकसित होना शुरू हो जाते 11 वर्ष से शुरू हो जाती है और 17 वर्ष में परिपक्व हो जाती है, 17 वर्ष में परिपक्व हो जाती है। और पुरुषों में ये शुरू हो जाते हैं 5 वर्ष से ही शुरू हो जाते हैं, 5 वर्ष से या फिर 11 वर्ष से ही शुरू हो जाते हैं, ये भी 18 वर्ष तक ही परिपक्व हो जाते हैं पूरी तरह से। तो मनुष्य में जनन अंग किस आयु में विकसित होते हैं? तो ये किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन विकसित होते हैं। तो आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। 34 नंबर सवाल। गर्भानिरोधक उद्देश्य। गर्भानिरोधक का मतलब होती है कि गर्भ में जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण को ख़त्म करने की प्रक्रिया, भ्रूण को मारने की प्रक्रिया, यानी कि जिसको बच्चे को गिराना कहते हैं। ठीक है, इस बच्चे को मारने की प्रक्रिया गर्भ में ही, उसको गर्भानिरोधक कहते हैं। इसके लिए एक गोली खाया जाता है, जिसको कहा जाता है गर्भ निरोधक दवा। इस गोली का नाम है एल्यूजेल की गोली। किसकी गोली? एल्यूजेल की गोली। ठीक है, इसको खाया जाता है, जिस कारण से निषेचन को रोका जाता है। रोग फैलना, गर्भपात करना, विकास करना नहीं, निषेचन को रोका जाता है। अर्थात गर्भ में फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने से रोकना, वही क्या कहलाती है? गर्भानिरोधक। ये कैसे निषेचन रोका जाता है? क्योंकि मानव मादा के गर्भाशय से मादा जनन अंग के अंडाशय से जो निकलते हैं अंडाणु, उसको निकलने से रोक देते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर गर्भानिरोधक का उद्देश्य हो जाता है। आइए अगला सवाल बताइएगा। IUD का पूरा नाम है, IUD का पूरा क्या नाम है? अल्ट्रा यूनिटरी यूरिन डिवाइस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ डॉक्टर्स। क्या होगी? IUD का पूरा नाम क्या होगी? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए, क्या होगी? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, अगला सवाल का जवाब बताइए। 36 नंबर सवाल बताइएगा। नालिका बंधन पद्धति का प्रयोग किया जाता है पुरुषों में। नालिका बंधन जानते हैं ना? नालिका बंधन क्या मतलब कि यानी कि बच्चे का जन्म देने से बचना, अर्थात क्या? मानव के नर वाले भाग में शुक्र वाहिका को काट देना। शुक्र वाहिका जो है इसको क्या करना? काट देना। इसको कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि इसको कहा जाता है कि बंधुआ बन गया, या फिर कुछ और बोला जाता है कि बच्चे जन्म अब ये नहीं दे पाएंगे, तो ये पुरुषों में भी होते हैं, स्त्रियों में भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में प्रयोग किया जाता है, दोनों में ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर पुरुषों स्त्रियों दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नसबंदी, हाँ इसको नसबंदी ही कहा जाता है। नसबंदी होती है, वही तो है। नसबंदी किस में होती है? बच्चों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, किसी में नहीं। नसबंदी के प्रयोग, नसबंदी का प्रयोग कहाँ होती है? नसबंदी का प्रयोग स्त्रियों और पुरुषों दोनों में तो होती है ना, A और B दोनों में हो जाएगी। आइए अगला, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था बाल्य के वयस्क होने की अवस्था, बाल्य को वयस्क होने की अवस्था, बचपन, गर्भाशय ये सब तो नहीं होंगे, बचपन, गर्भाशय नहीं होंगे, वृद्धावस्था ये नहीं होंगे। बाल्य को वयस्क यानी कि जो कोई बच्चा है उसको बड़ा होने की स्थिति, दिमाग विकसित होना, ध्वनि निकलना, ध्वनि कड़ापन होना, बाल आना, सारे किशोरावस्था के ही तो लक्षण है। छाती वगैरह निकलने लगना, ये सब किशोरावस्था की लक्षण है। तो क्या हो जाएगा? बाल्य में वयस्क होने की अवस्था। ठीक है,
आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 39, निषेचित अंडाणु को कहते हैं जो अंडाणु निषेचित हो जाते हैं फैलोपियन नालिका में, इधर से गए उधर से जाकर के दिख रहे हैं, निषेचित हो जाते हैं, ठीक है। निषेचित होने के बाद फिर आकर के गर्भाशय में ही जमा होते हैं, क्या कहते हैं, निषेचित अंडाणु क्या कहते हैं, भ्रूण, क्या कहलाते हैं, भ्रूण, ठीक है। आगे बताइए, अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 40 बताइए, निषेचन के बाद बनने वाला संरचना है, निषेचन के बाद बनने वाला संरचना क्या है, बीजाणु, बीज, पुष्प, फिर क्या, भ्रूण। निषेचन के बाद क्या, भ्रूण का निर्माण होता है, किसका निर्माण होती है, भ्रूण का। सवाल, एक ही सवाल को अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, क्या पता है आपके एग्जाम में भी ऐसा ही सवाल आ जाए। बताइए, फूल का नर भाग कहलाता है, फूल का फूलों का नर भाग क्या कहलाएगा, मादा जनन अंग, नर जनन अंग क्या कहलाएगा। आप तुरंत बताइएगा इस सवाल का जवाब, फूलों का नर भाग क्या कहलाएगा, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का जवाब। क्या इसका आंसर होगा पुंकेसर, क्या होगा, पुंकेसर, क्योंकि फूलों का नर भाग तो पुंकेसर ही है, मादा भाग स्त्रीकेसर है, मादा भाग स्त्रीकेसर है। मादा भाग स्त्रीकेसर को क्या कहा जाता है, मादा भाग स्त्रीकेसर को जयांग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जयांग। अब पुंकेसर को क्या कहा जाता है, पुमंग, क्या कहा जाता है, पुमंग। आइए अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए, फूल का मादा भाग कहलाता है, तो फूल का मादा भाग कौन हो गया, अभी तुरंत बताएं, मादा भाग बीच वाले जो क्या कहलाएंगे, ये जयांग, क्या कहलाएंगे, जयांग। इसी को तो स्त्रीकेसर कहते हैं, इसी को तो स्त्रीकेसर कहते हैं। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। परागन, परागकण, परागकण कहाँ उत्पन्न होती है, परागकण, परागकण कहाँ उत्पन्न होती है, ये परागकोश में, कहाँ उत्पन्न होती है, परागकोश में, क्योंकि ये नर जनन अंग वाले पुंकेसर के ऊपर पाए जाते हैं परागकोश पीले रंग का, उसी में उत्पन्न क्या होते हैं, परागकण, क्या उत्पन्न होते हैं, परागकण, तो परागकोश में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 44, किससे भ्रूण को पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, इसी को हम अपरा कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, ठीक है, इसी के द्वारा पोषण मिलता है। यही सवाल तो आपसे पूछे थे कमेंट बॉक्स में, देखिए आ गया ना सवाल, अपरा को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरा प्लेसेंटा। आइए अगला सवाल का जवाब बताइए। पौधे में बीज के अंकुरन होने की प्रक्रिया, पौधे में बीज जब अंकुरन होती है तो अंकुरन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंकुरन कहलाती है। ये तो अंकुरन ही कहलाएगी और थोड़ी कुछ कहलाएगी, इसमें सोचना क्या है। आइए अगला प्रक्रिया बताइए। मनुष्य में बाल्यावस्था समाप्त होती है, कब समाप्त होती है, बाल्यावस्था मनुष्य में कब समाप्त होती है, इस सवाल का जवाब जल्दी दीजिए। पहला क्या हो गया, 0 से 5 वर्ष के लिए, आप बताइए 0 से 5 वर्ष के लिए कौन सा अवस्था कहलाती है, 0 से 5 वर्ष के लिए क्या कहलाती है, ये कहलाती है, क्या कहलाती है, शैशवावस्था, क्या कहलाती है, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 5 से 10 वर्ष के लिए, 5 से 10 वर्ष के लिए क्या कहलाती है, बाल्यावस्था, क्या कहलाती है, बाल्यावस्था। फिर 11 से कहलाती है 18 तक कहलाती है किशोरावस्था, ठीक है। और 18 के बाद वाले वर्ष को कहते हैं हम लोग वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था, क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। इसीलिए बाल्यावस्था 10 वर्षों पर, क्या 10 वर्षों पर क्या होगी इसका आंसर, 10 वर्ष समाप्त होती है 10 वर्षों में। आइए अगला सवाल बताइएगा कि 47 नंबर में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जानते हो क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन, पुरुषों के नर जनन अंग वाले वृषण से निकलने वाला एक हार्मोन्स रहते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। पुरुषों के गुण विकसित करना, पुरुषों को पौरुष गुण विकसित करते हैं, पुरुषों में पौरुष गुण विकसित करते हैं कि पुरुषों की क्षमता, दाढ़ी का आना और उसके बाद फिर पसीने का निकलना, हिम्मतबाज, मतलब कि सब कुछ बॉडी वगैरह गठीला होना, ये सभी क्या हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही काम है। आइए अगला 48 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये 2 प्रकार के हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये 2 प्रकार के हार्मोन कौन उत्पन्न करते हैं, ये अंडाशय उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं, अंडाशय। मानव के अंडाशय जो होते हैं, मानव मादा जनन के अंडाशय, उसी में पाए जाते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसी के द्वारा स्त्रियों में बदलाव देखने को मिलता है, स्त्रियों के शरीर में सारे बदलाव इसी के कारण देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, ये अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला सवाल का जवाब बताइए। बालक का लिंग क्या होता है, जब पिता का शुक्राणु X गुणसूत्र वाला होता है, पिता का शुक्राणु X गुणसूत्र वाला, जरा देखिए X गुणसूत्र वाला आएगा तो बालक का लिंग कैसा होगा, इधर से ये तो ऑलरेडी X आएंगे तो क्या होंगे, मादा, क्या होंगे, मादा अर्थात लड़की, तो लड़की को क्या बालिका कहते हैं, क्या कहेंगे,
बालिका। आइए अगला सवाल का जवाब बताइए। सवाल नंबर 50 बताइएगा। इसमें से अंतिम सवाल है, मानव में जनन का मुख्य उद्देश्य, मानव में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्तित्व बनाए रखना, भोजन पाना, रक्षा करना, ऊर्जा बनाना। ये सब कुछ नहीं होगा। यानी कि जीवों का अस्तित्व, पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। मानव में जनन आवश्यक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मानव में जनन आवश्यक है पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आप सभी को इतना सवाल का पता चल गया होगा। इसी प्रकार से यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाए। इसी प्रकार से हम अनेकों सभी चैप्टर का वीडियो धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके लाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। तो आप लोग को उम्मीद देते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन उम्मीद जरूर दिलाएंगे कि आपको 10th में अधिक से अधिक मार्क स्कोर होगा। यदि 35 नंबर का इसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तब 35 तो आप बना के ही आइएगा, क्योंकि 35 का 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70 रहेगा। 70 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव तक आ जाएगा, 50-60 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। उसमें से 35 सेलेक्ट करके आप बना लीजिएगा आराम से। आपको इतना उम्मीद दिला सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव छाटा हुआ है क्वेश्चन बैंक से और आने की संभावना, अनुमान लगाया हुआ है, ज्ञात किया हुआ है कि शायद आ सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और जो भी आप लोग से यदि कुछ उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस यही हमारी इच्छा रहती है, ताकि आपके ये चैनल ही ग्रो करे। हम सभी एक विद्या में पढ़ते रहें, एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ते रहें तो ठीक रहेगा, ठीक है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।